Dear student, welcome back to my YouTube channel Deep Physics Classes. And I think you are all are waiting for my new lecture. Now today I am going to discuss the topic of class 10 plus 1, the stress strain relationship in a wire. What is stress? It is a force whether deforming or restoring per unit area. It is a force acting per unit area, and if the force acting is perpendicular to the area, then it is called the normal stress. And what is strain? Strain is the change in configuration, change in length, change in volume, change in shape, etc. And you know the formula for strain, change in configuration over original configuration. बेटा स्ट्रेस के बारे भी हमें पता है, स्ट्रेन के बारे भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप. इट मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ. ये जो ग्राफ आप देख रहे हो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप. हमने किया क्या है कि एक वायर ली, ये देखो हमने एक वायर ले ली जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हर जगह से उसकी मोटाई जो है वो सेम है. इस वायर का एक एंड हमने रिजिड सपोर्ट से लटका दिया, यहां से वायर को हमने सस्पेंड कर दिया, और दूसरे एंड पर हमने क्या किया, देखो एक हैंगर के थ्रू यहां पर हमने एक वेट को अटैच कर दिया, लोड अप्लाई कर दिया, वेट लटका दिया. और वेट क्या करेगा, इस वायर के ऊपर ये स्ट्रेस डालेगा, बिकॉज दिस इज अ वायर एंड इफ वी अप्लाई द वेट हियर देन एरिया के ये जो वेट होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट होगा, एंड दिस विल बिकम आवर नॉर्मल स्ट्रेस. दिस वेट एक्ट एज ए नॉर्मल स्ट्रेस. देन व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, आप देखोगे कि वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होनी शुरू होगी. ठीक है, वायर की लेंथ में जो इंक्रीज होगी वो होगी हमारी स्ट्रेन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. वो कितनी लेंथ बढ़ेगी उसको देखने के लिए हमने क्या किया है, इसी दूसरे एंड से हमने एक, देखो बेटा, वर्नियर स्केल अटैच किया. वर्नियर स्केल, जैसे वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा है क्लास में, वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट किया है. वर्नियर कैलिपर से हम स्मॉल अप टू 0.1 mm तक डिस्टेंस नोट कर सकते हैं, है ना. हाँ जी, क्या होगा, इसके साथ हमने वर्नियर स्केल अटैच कर दिया, और ये वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर जो है ये स्लाइड करेगा. जैसे जैसे वेट को आप इंक्रीज करोगे क्या होगा, द वायर इंक्रीज इन लेंथ, एज अ रिजल्ट दिस पॉइंटर विल मूव डाउन एंड वी विल नोट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. ओके बोलिए. अब क्या हुआ, स्ट्रेस को बढ़ाते जाओ और कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उसको नोट करते जाना है, और उसके बाद हमने फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के बीच में हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया, एंड ग्राफ कम लाइक दिस शेप. ग्राफ जो है हमारी इस शेप का आया. ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ को डिस्कस करने का फायदा क्या है, ये भी हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे. बेटा आपने 2-3 तरह के जो है 9th 10th और 8th क्लास में मटेरियल सुने होंगे. सॉलिड मटेरियल, एक मटेरियल होता है डक्टाइल मटेरियल, और एक होता है दूसरा मैनिएबिलिटी, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल, जिसकी तारें बनती है, जो वायर बनती है जैसे कॉपर की वायर, डक्टाइल मटेरियल. इसी को डिस्कस करके हमने क्या करना है, जो सॉलिड हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है. जो सॉलिड मटेरियल हैं उनको हम डिवाइड करेंगे कि ये वाले, इसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ये हमारे डक्टाइल मटेरियल हैं, और ये हमारे इलास्टोमर हैं. इसी ग्राफ को स्टडी करने के बाद
हमें पता लगेगा कौन से मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस लगाना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस ज्यादा लगा देंगे तो उस मटेरियल का क्या होगा, वो टूट तो नहीं जाएगा, क्या उसकी लेंथ लंबी होती जाएगी। ये सभी का सभी हम इसी ग्राफ से हम जो है इसको हम स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी फ्रॉम O टू A, बेटा O से A तक आप देख रहे हो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो ग्राफ है इट इज स्ट्रेट लाइन। O से A तक ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और हमें क्या पता, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इट मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। O टू A ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली, इट मींस ये जो हमारा हुक्स लॉ है वो ओबे हो रहा है। फ्रॉम O टू A हुक्स लॉ इज ओबेड। जितना स्ट्रेस लगाओगे उसके प्रोपोर्शनल वायर में स्ट्रेन पैदा होगी। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। ये ग्राफ शो कर रहा है O से A तक। एंड A पॉइंट को क्या बोलेंगे, द पॉइंट A विल बी कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अप टू पॉइंट A तक जो हमारी स्ट्रेस है और जो हमारी स्ट्रेन है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हुक्स लॉ भी यही कहता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद इन इलास्टिक लिमिट। हेंस अप टू पॉइंट A द ग्राफ इज ए हुक्स लॉ ओबेड एंड इट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। बेटा A के बाद आपने क्या देखा, A के बाद देखो ग्राफ थोड़ा सा देखो बेटे कर्व हो गया। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। अगर हमने थोड़ी सी भी स्ट्रेस इंक्रीज की, देखो A के ऊपर भी है, यहां से ऊपर इधर को देखो बेटा स्ट्रेस है, वाई एक्सिस की ओर स्ट्रेस है। A से B जाते समय आपने देखा स्ट्रेस इंक्रीज हुई। जब स्ट्रेस इंक्रीज हुई और इसके साथ देखो नीचे स्ट्रेन भी बढ़ी, स्ट्रेन भी बढ़ी है, पर ये ग्राफ हमारा बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इसका मतलब है कि यहां पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, यहां पर हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो गई। थोड़ी स्ट्रेस के चलते ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। हाँ जी बेटा क्लियर। हुक्स लॉ ओबे कहां तक हो रहा है, A पॉइंट तक, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम क्या करें, इस वेट को उतार दें, जितना भी हमने बेटा ये वेट लगाया है B पॉइंट तक, जितनी स्ट्रेस लगाई है देखो इतनी स्ट्रेस ये जो वेट लगा रहा है, अगर हम इसको यहां से उतार दें हमारी स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, 0। अगर स्ट्रेस 0 हो गई तो क्या हुआ, द ग्राफ कम बैक अलोंग द पाथ लाइक दिस। ग्राफ इस रास्ते वापस आ गया। हाँ जी, कौन सा रास्ता है, B फिर A एंड देन इट कम बैक टू O। इट कम बैक along द पाथ BAO। यहां पर आया, इसका मतलब है यहां पर आने का, यहां पर स्ट्रेस कितनी हो गई है, 0। और यहां पर स्ट्रेन भी कितनी है बेटा, स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 है और स्ट्रेन की वैल्यू भी यहां पर 0 है। इट मींस अगर यहां पर जाकर हम वेट को उतारेंगे, स्ट्रेस खत्म करेंगे, तो हमने देखा हमारी स्ट्रेन भी कितनी हो गई है, 0 हो गई। इट मींस कि बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। स्ट्रेस 0, strain again 0. It means body come back to original shape, size, configuration. It means we are within elastic limit. अभी तक भी हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही चल रहे हैं बेटा। इसका मतलब B तक भी हमारी इलास्टिक लिमिट है। यहां पर हुक्स लॉ तो नहीं बे हो रहा क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर अभी भी हम यहां पर इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। दिस इज कॉल्ड, B पॉइंट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, बिकॉज यहां से वेट उतारने के बाद हमने देखा कि जो ग्राफ है वो वापस उसी, हाँ जी, O पर खत्म हुआ। यहां पर स्ट्रेस भी नहीं बची, स्ट्रेन भी बची, ग्राफ अपनी जो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ चुकी है।
It means B is called the elastic limit. Okay, clear? Now again attach the weight. फिर हमने दोबारा वेट को अटैच किया। जब हमने वेट को अटैच किया और थोड़ा सा वेट इंक्रीज किया, देखो थोड़ा सा ही मैंने इंक्रीज किया है, थोड़ी सी स्ट्रेस इंक्रीज की, तो क्या हुआ, स्ट्रेस तो थोड़ी बढ़ी, पर देखो बेटा इससे स्ट्रेन, यहां से देखो स्ट्रेन कितनी ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज एक्स एक्सिस की तरफ क्या प्लॉट किया हमने, स्ट्रेन। थोड़ी स्ट्रेस से स्ट्रेन ज्यादा आनी शुरू हो गई। इट मींस प्रोपोर्शनैलिटी खत्म। ओके, क्लियर? हुक्स लॉ भी ओबे होना बंद हो गया। बी पॉइंट तक हमने वेट को उतार कर देखा, पर स्ट्रेस जीरो होने के साथ स्ट्रेन भी जीरो हुई। इट मींस अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जब हमने बी पॉइंट से भी ज्यादा वेट लगा दिया, देन वी रीच एट पॉइंट सी। अगर यहां से जाकर हमने बेटा वेट को उतारा, यहां से जाकर स्ट्रेस को उतारा, देन इट नॉट कम बैक। बेटा वो इस रास्ते वापस नहीं आया, CBAO, इस रास्ते वो वापस नहीं आया। ग्राफ उसने अपना न्यू पाथ फॉलो किया। देखो वो कौन सा पाथ है, इट कम बैक फ्रॉम C to O1। ये जो ग्राफ है इस रास्ते जो है वापस आया CO1। यहां पर आकर देखो, ध्यान से देखना है, यहां पर बेटा स्ट्रेस तो नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस तो वाई एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहां पर स्ट्रेस कितनी है, जीरो, क्योंकि वेट उतार दिया, स्ट्रेस जीरो हो गई। पर प्लीज चेक, आप देखो, ध्यान से देखो, क्या स्ट्रेस जीरो होने के बावजूद क्या आपकी स्ट्रेन जीरो है? स्ट्रेन बेटा जीरो यहां होनी थी, पर यहां पर तो स्ट्रेन की वैल्यू आ चुकी है। देखो इतनी वैल्यू आ गई। इट मींस जब हमने वेट उतारा, ठीक है, स्ट्रेस जीरो हो गई, पर स्ट्रेन जीरो नहीं हुई। स्ट्रेन जीरो नहीं होने का मतलब है कि बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, उसकी लेंथ जो है अभी भी बढ़ी हुई है। इट मींस वी हैव क्रॉस्ड द इलास्टिक लिमिट। हमने जो है वो इलास्टिक लिमिट को जो है क्रॉस कर दिया, हमने वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। एंड दिस OO1, it is called permanent set. It is called permanent set. ये जो वायर है उसकी लेंथ में इतनी जो है स्ट्रेन, इतनी इंक्रीज इन लेंथ जो है परमानेंट सेट हो चुकी है। अब वायर की लेंथ जो है पहले जैसी नहीं रहेगी, इतनी वो परमानेंटली बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट सेट OO1। And after that, if we again, अगर हम यहां से दोबारा यहां से वेट को अटैच करते हैं, स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, then what will happen? After that, if we again apply the load, stress, now see, graph is just a straight. It means स्ट्रेस को तो हमने इंक्रीज नहीं किया, स्ट्रेस नहीं इंक्रीज हो रही, पर वेट लगाते ही क्या होगा, एकदम स्ट्रेन अपने आप बढ़नी शुरू होगी। मैंने बस वेट को यहां से दोबारा अटैच किया, वेट को बढ़ाया नहीं, जितना पहले वेट था जितना तारा उतना ही लटकाया, पर मैंने देखा इसी वेट के कारण स्ट्रेन ज्यादा पैदा होनी शुरू हो गई। कहने का मतलब वायर बिगिन टू फ्लो, वायर जो है लंबी होनी शुरू हो गई, वायर बिगिन टू फ्लो डाउन, एंड दिस पॉइंट C एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस OC डैश, C पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वायर बिगिन टू फ्लो डाउन, अपने आप वो वायर की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस OC1, it is called the yield strength. This is our yield strength of the wire. किस स्ट्रेस पर जाकर वायर जो है उसके बाद उसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हुई है। इसका मतलब ये हुआ अगर इससे ज्यादा वेट लगा दिया तो काम खतरनाक हो सकता है, वायर की लेंथ इंक्रीज हो सकती है और वो टूट भी सकती है। जैसे बेटा आपने देखा क्रेन, क्रेन के थ्रू हम क्या करते हैं फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं हम क्रेन से रोप से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और वो जो रोप है जिसके ऊपर हमने वो मशीन को बांधा हुआ है
उस मशीन के वेट के कारण क्या होगा, उस वायर में जो है स्ट्रेस पड़ेगी, उसमें स्ट्रेन पैदा होगी। और अगर हमने इस मटीरियल, सभी मटीरियल को, स्टील को, आयरन को, ठीक है, हमने स्टडी किया हुआ है कि ये वायर हो, इस मटेरियल की हो, इतनी उसकी मोटाई हो और उसके ऊपर कितना स्ट्रेस लगा लें कि वो सह सके, वो टूटे ना, इससे बेटा एक्सीडेंट होने से बच सकता है। ये ग्राफ हम जो हैं इसका स्टडी करते हैं कि कोई वायर किस मटेरियल की कितना स्ट्रेस जो है वो सह सकती है, कहां पर उसका प्रोपोर्शनल लिमिट किस, और कहां पर उसकी इलास्टिक लिमिट है, कहां पर उसका यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड पॉइंट है। नाउ वायर बिगिन टू फ्लो डाउन, इट मींस स्ट्रेस तो बढ़ाया नहीं पर वायर की लेंथ बढ़ती गई। नाउ व्हेन वी रीच एट पॉइंट डी, अगेन वी इंक्रीज द स्ट्रेस, थोड़ी सी बेटा हमने स्ट्रेस और बढ़ाकर देखी। द ग्राफ कम लाइक डी ई एफ, ग्राफ देखो बेटा इस शेप में आया, स्ट्रेस बढ़ी, स्ट्रेन भी बढ़ी, पर होगा क्या, जो जो स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप देखोगे वायर पतली होती जाएगी, उसमें वेस्ट किंग्स पैदा होते जाएंगे और वायर किसी टाइम पर टूट जाएगी। और हमने क्या किया, ई पॉइंट तक जो स्ट्रेस लगानी थी लगा ली, पर जब हमने वहां से ई पॉइंट से वेट को उतारने की कोशिश की या इसको टच ही किया वेट को, तो क्या होगा, एकदम जो है वायर वो टूट जाएगी। एंड एफ इज कॉल्ड अवर ब्रेकिंग पॉइंट, एंड दिस स्ट्रेस ओ ई डैश, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। इससे ज्यादा स्ट्रेस आप नहीं लगा सकते, अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस थोड़ी सी भी लगाई एंड द वायर विल ब्रेक, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्लियर, हर वायर की हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है कि इसके ऊपर इससे ज्यादा लोड अप्लाई नहीं करना। क्लियर, इससे हमें सेफ्टी मिलेगी। ओके क्लियर बेटा, ये ग्राफ जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप इन ए वायर। इसी ग्राफ को स्टडी करने के बाद हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया मटेरियल को 3 कैटेगरी में। एक का नाम दे दिया डक्टाइल मटेरियल, किसी का नाम दे दिया ब्रिटल मटेरियल, और किसी को हमने जो है कह दिया इट इज ए इलास्टोमर। आओ इसको रब करने के बाद उसके बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा जो हमने वो ग्राफ पढ़ा है उसके बेस से हमने क्या किया कि जो आयरन है मटेरियल को, हमने सॉलिड मटेरियल को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। वन इज डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल एंड द इलास्टोमर मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। बेटा डक्टाइल मटेरियल वो है जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी प्लास्टिक रेंज ज्यादा है उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इस ग्राफ में क्या है, पहले देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है यहां पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, यह आपने डिस्कस किया, यहां तक हुक्स लॉ ओबे हुआ, यहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट है। जब हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे, इलास्टिक लिमिट क्रॉस की नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम इलास्टिसिटी की जगह प्लास्टिसिटी की ओर जा रहे हैं। इलास्टिसिटी कम होगी, प्लास्टिक जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। जिस मटेरियल में हमने देखा कि इलास्टिक लिमिट के बाद उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो पॉइंट ई या जहां एफ है, जिस मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बहुत दूर जाकर आती है, इसका मतलब है इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो भी गई, हमने स्ट्रेस बढ़ाई जा रहे हैं पर उसकी ब्रेकिंग नहीं हो रही, वो वायर जो है यील्ड हो जा रही है, उसकी जो लेंथ है लंबी हो जा रही है। इसका मतलब है कि उसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है। जिस मटेरियल की प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगी,
जिसका ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के बहुत दूर होगा, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। और बेटा डक्टाइल मटेरियल की शीट और स्प्रिंग वगैरह बनते हैं। और इनकी एग्जांपल कौन सी है, कॉपर लगा लो, सिल्वर लगा लो, आयरन, एल्युमिनियम, ये हमारे जो क्या है डक्टाइल मटेरियल हैं। इनकी जो है प्लास्टिसिटी रेंज बहुत ज्यादा है, ब्रेकिंग पॉइंट एकदम इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद नहीं आता। जितना मर्जी आप इस पर स्ट्रेस लगा सकते हो, वायर नहीं टूटेगी। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द ब्रिटल मटेरियल। ये ग्राफ देखो, ए तक हमारी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद देखो बेटा तुरंत बाद हमारी जो अल्टीमेट जो स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो आ गई। इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई नहीं, आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस की और उसके साथ ही आपकी जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगी और मटेरियल जो है वो टूट जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास के ऊपर अगर आप, ग्लास आपने देखा, अगर आप ग्लास के ऊपर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस लगा दोगे तो वो टूट जाता है, बिकॉज ग्लास का जो है प्लास्टिक रेंज बहुत कम है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक रीजन कम है, ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल ही नियर है। किसके नियर है, उसकी इलास्टिक लिमिट के, इससे वो टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अगर ये ग्राफ ऐसे बनाया जाए लाइक दिस, यहां पर जाकर ई देन एफ पॉइंट लगाते हैं, इसका मतलब है कि जो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस काफी दूर है, फिर वो डक्टाइल हो जाएगा। और अगर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जस्ट नियर ही आ गई है, किसके नियर है, इलास्टिक लिमिट के, देन वी विल से इट इज, हाँ जी, ब्रिटल मटेरियल। नाउ द लास्ट वन, इट इज कॉल्ड इलास्टोमर। इलास्टोमर में कौन सी कैटेगरी आती है बेटा, रबड़। रबड़ जो है हमारी इलास्टोमर है। जो हमारे हार्ट के वॉल हैं वो भी, जो 4 वॉल हैं वो भी किस मटेरियल के बने हैं, इलास्टोमर है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, देखो ग्राफ कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, इसका मतलब है कि ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। इलास्टोमर मटेरियल वो होते हैं जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। हम इलास्टिक लिमिट में भी हैं, हमने जो स्ट्रेस लगाई है इलास्टिक लिमिट के अंदर भी हैं। हम चाहे इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, पर फिर भी वो प्रोपोर्शनल लिमिट, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं आता, थोड़ी स्ट्रेस के कारण ज्यादा इसमें स्ट्रेन पैदा होती है। ये हुक्स लॉ नहीं ओबे करते। कौन से मटेरियल हैं जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, हाँ जी, वो कौन से हैं, इलास्टोमर, रबड़ है। विद इलास्टिक लिमिट के अंदर भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। इनका भी जो ब्रेकिंग पॉइंट है इलास्टिक लिमिट के तुरंत बाद आ जाएगा। जब इलास्टिक लिमिट इसकी भी क्रॉस हुई, जैसे जैसे रबड़ को खींचोगे एक ऐसी स्टेज आएगी, एकदम ये टूट जाएगी। इसकी इलास्टिक जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इट इज जस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट। और इसकी एग्जांपल आपने पढ़ ली है, इसको रबड़ बोलते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। और बेटा आप अच्छे से पढ़ें, देखें, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।